जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इनर्ट गैस के जितने भी एलिमेंट है ना, उसमें s ऑर्बिटल भी फुलफिल्ड होगा, बशर्ते कि कुछ इलेक्ट्रॉन निकालनी पड़ेगी, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐड करनी पड़ेगी, या ये डी ब्लॉक तो है लेकिन आपका ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। इसमें आपके सिर्फ प्रोमिथियम के पास रेडियो एक्टिव टेंडेंसी है, जबकि एटम टू बॉटम आते हो ना तो वैलेंस शेल पे इलेक्ट्रॉन्स तो सेम रहते हैं, लेकिन तो ये Z माइनस शील्डिंग इफेक्ट के बराबर होगा, ये 1 से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, और एक पॉइंट और ध्यान देना जरा, अब शील्डिंग निकालेंगे तो अल्टीमेट शेल पे एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन 8 इंटू 0.85 हो गया। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, ये तो आएगा 22.25। ठीक है, और Z इफेक्टिव अगर आप पता कर लोगे, हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बहुत बेहतर होंगे। बच्चों, हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी 3 लेक्चर पढ़ा दिया है। लास्ट लेक्चर पे हम लोग पीरियोडिक टेबल की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात किए थे, जैसे आपका ब्रिज एलिमेंट क्या होता है, टाइपिकल एलिमेंट क्या होता है, साथ में कुछ एलिमेंट्स की IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तमाम चीज की चर्चा लास्ट लेक्चर पे हो चुकी है। जो बच्चे लास्ट लेक्चर को कवर नहीं किए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट लेक्चर को कवर करें, उसके बाद ही आज के लेक्चर की तरफ आप आ सकते हैं। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की शुरुआत होगी, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो चलो बिना देर किए हुए लेक्चर की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है, इसकी चर्चा हम लोग लास्ट चैप्टर यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर पे कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे हम लोग एलिमेंट्स को टोटल 4 पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। कुछ एलिमेंट आपका इनर्ट गैस होंगे, कुछ एलिमेंट्स आपके नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होंगे, कुछ आपके होंगे ट्रांजिशन एलिमेंट, तो कुछ आपके होंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे इनर्ट गैस एलिमेंट, जिसे हम लोग नोबेल गैस एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। जैसे अगर मान लो मैं कुछ एग्जांपल कंसीडर करूं, सपोज अगर नियोन की बात कर ली जाए, नियोन की एटॉमिक नंबर कितनी होती है, 10 होती है। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 1s2, 2s2 और 2p क्या होगा, 6 होगा। तो आप अगर ध्यान से यहां पर देखोगे ना, तो s ऑर्बिटल आपका फुल फिल्ड नजर आएगा, p ऑर्बिटल भी आपको फुल फिल्ड नजर आएगा। मतलब इनर्ट गैस एलिमेंट उन एलिमेंट को बोला जाएगा जिसके पास अल्टीमेट शेल या फिर वैलेंस शेल या पेनाल्टीमेट शेल, तमाम शेल यहां पे फुल फिल्ड नजर आएंगे। जैसे यहां पे देख सकते हो कि इसको हम लोग अल्टीमेट शेल के नाम से जानते हैं, दिस इज अ अल्टीमेट शेल। आप इसको अल्टीमेट शेल बोलो या फिर वैलेंस शेल बोलो, क्या बोलो, वैलेंस शेल बोलो, है ना। और ये वाला क्या हो जाएगा, दिस इज अ पेनाल्टीमेट, क्या होगा, पेनाल्टीमेट। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो वैसे एलिमेंट जहां पे अल्टीमेट शेल फुल फिल्ड नजर आए, पेनाल्टीमेट शेल भी आपका फुल फिल्ड नजर आए, तो वैसे एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस एलिमेंट बोलते हैं। तो अगर मैं इनर्ट गैस एलिमेंट को डिफाइन कर दूं, द elements in which ultimate shell are fulfilled then called as inert gas element। इनर्ट गैस, आप इसको नोबेल गैस भी कहते हैं ना, या नोबेल गैस एलिमेंट्स। ठीक है, अब इनर्ट गैस या नोबेल गैस एलिमेंट कौन होंगे, मोस्टली आपके ग्रुप नंबर 18 जो है ना, कौन कौन, हीलियम है आपका, नियोन है आपका, आर्गन है, एक क्रिप्टन है, एक जेनन है और एक रेडॉन है। तो ये वो एलिमेंट्स है जिसके पास फुल फिल्ड
वैलेंस शेल या अल्टीमेट शेल नजर आता है, इसलिए हम लोग ग्रुप 18 की एलिमेंट को मोस्टली इनर्ट गैस या फिर नोवेल गैस के नाम से जानते हैं। इसके बाद बच्चों अगर हम लोग इनर्ट गैस एलिमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर लें, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इनर्ट गैस एलिमेंट की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इनर्ट गैस के जितने भी एलिमेंट है ना, उसमें s ऑर्बिटल भी फुलफिल्ड होगा और p ऑर्बिटल्स भी क्या होंगे, फुलफिल्ड होंगे। जैसे इस वाले केस में 2s2 और 2p6 मिला, वैसे ही आपको हर एक केस में s में 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा और p में आपको 6 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती नजर आएगी, ns2 और np6। इसके बाद अगर मैं आगे बात करूं तो ये जितने भी इनर्ट गैस के एलिमेंट होंगे ना, वो सब के सब गैसियस फॉर्म में रहते हैं। गैसियस फॉर्म में भी कैसा, तो मोनो एटॉमिक, मतलब इसमें एक एटम होगा और सारे के सारे गैस के फॉर्म में होंगे। तो यहां पे एक पॉइंट और लिख रहा हूं मैं, ऑल आर मोनो एटॉमिक गैस। ऑल आर मोनो एटॉमिक गैस, जितने भी हैं वो सब के सब गैस के फॉर्म में होंगे और एक ही एटम रखेंगे, मतलब मोनो एटॉमिक के फॉर्म में। ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि सर इसको इनर्ट क्यों बोला जाता है। देखो, इनर्ट का मतलब होता है केमिकली लेस रिएक्टिव, मतलब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट जल्दी नहीं करेगा या न के बराबर करेगा। ठीक है। तो ये जो एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट मोस्टली आपके लेस रिएक्टिव होते हैं और लेस रिएक्टिव होने के पीछे का रीजन ये है कि इसके पास सारे सेल फुलफिल्ड है, चाहे अल्टीमेट शेल की बात करें चाहे आप पेनाल्टीमेट शेल की बात करें। ठीक है। तो सारे सेल फुलफिल्ड है, इस वजह से ये रिएक्शन में जल्दी पार्टिसिपेट नहीं करता है और इसी कारणवश हम लोग इसको इनर्ट गैस के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो यहां पे लिख देते हैं हम लोग, दे आर केमिकली लेस रिएक्टिव। अच्छा, लेस रिएक्टिव को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इनर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनर्ट। ड्यू टू फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स। यहां पे जितने भी ऑर्बिटल्स हैं वो सब के सब कैसे हैं, फुलफिल्ड हैं, इस वजह से ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका इनर्ट गैस एलिमेंट को लेकर के। फटाफट इसको जरा कॉपी करेंगे और उसके बाद डिस्कस करेंगे नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट को। देखो, नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट क्या होगा, कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे जहां पे अल्टीमेट शेल या वैलेंस शेल पार्शियली फिल्ड होगा, मतलब फुल फिल्ड वो नहीं होंगे, लेकिन पेनाल्टीमेट शेल आपका क्या होगा, फुल फिल्ड होगा। जैसे एग्जांपल से आप समझे बात को, सपोज दैट मैं सोडियम की बात करता हूं, 11 एटॉमिक नंबर होते हैं। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपको पता है कि बाहरी शेल को हम लोग अल्टीमेट शेल के नाम से जानते हैं, अल्टीमेट शेल, और इसी को वैलेंस शेल भी बोला जाता है बच्चों, है ना। और इसके ठीक पीछे वाले को हम लोग बोलते हैं पेनाल्टीमेट। क्या बोलते हैं, पेनाल्टीमेट शेल। अब एक बात जरा नोटिस करना, अल्टीमेट शेल तो यहां पे पार्शियली फिल्ड है, मतलब फुल फिल्ड तो नहीं है आपका अल्टीमेट शेल, लेकिन पेनाल्टीमेट शेल क्या है, आपका फुल फिल्ड है। तो वैसे सिचुएशन जहां पे अल्टीमेट शेल पार्शियली फिल्ड हो और पेनाल्टीमेट शेल फुल फिल्ड हो, वैसे केस पर एलिमेंट को हम लोग नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव के नाम से जानते हैं। अब नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट जो है ना, आपका मोस्टली एस ब्लॉक होगा और आपका पी ब्लॉक होगा। ठीक है। तो एक पॉइंट मैं यहां पे लिख रहा हूं, द एलिमेंट्स in which ultimate shell that is N are partially filled but penultimate shell
penultimate shell that is n-1 are fulfilled. ये क्या होंगे आपके? फुलफिल्ड होंगे. देन कॉल्ड नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट. नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. ठीक है. और नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट को जो है ना हम लोग मोस्टली एस ब्लॉक या पी ब्लॉक को कहते हैं हम लोग उसको, है ना. तो एक पॉइंट ये भी लिख दो जरा. दे आर एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स. पी ब्लॉक एलिमेंट्स ये मोस्टली आपका एस ब्लॉक होगा और पी ब्लॉक होगा. ठीक है. आपको पता है सोडियम एस ब्लॉक से बिलोंग करता है. अगर आप पी ब्लॉक भी देखेंगे तो भी आपको अल्टीमेट शेल तो पार्शियली फिल्ड मिलेगा, लेकिन पेनाल्टीमेट कैसा मिलेगा? फुल फिल्ड मिलेगा. ठीक है. इसके बाद अगर इसकी कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो एक आ जाएगा इसमें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अगर आप इसकी बात करते हैं तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में s ऑर्बिटल पे कभी 1 तो कभी 2 नजर आएगा, और p ऑर्बिटल में 1 से लेकर के कितना होगा? 5 तक. 6 तक मत कर देना, क्योंकि p अगर 6 हो गया और s अगर 2 हो गया तब तो इनर्ट गैस एलिमेंट बन जाएगा ना. तो ध्यान से सुनना अच्छे से, यहां पर पकड़ लेना बात को. यहां पे p में 1 से लेके 6 तक मत सोचना. ध्यान देना, यहां पर p6 अगर होगा तो कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि p6 अगर आ गया तो इनर्ट गैस मोस्टली हो जाएंगे आपके. इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये जो नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है ना, आप इसको इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन तक ला सकते हैं, बशर्ते कि आपको उसके कॉन्फ़िगरेशन से कुछ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना होगा या कुछ इलेक्ट्रॉन को ऐड करना होगा या किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करानी होगी. जैसे अगर मान लेते हैं सोडियम है, तो कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद 2, 8 और 1 आया है. आप देख सकते हैं यहां से दिस इज 2, 8 एंड 1 आया है. अब अगर मान लेते हैं कि मैं यहां से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, तो सोडियम प्लस बन जाएगा. अब सोडियम प्लस बोले तो 2 और 8 एंड 2 और 8 दैट मींस ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है. इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन भाई नियोन की कॉन्फ़िगरेशन होती है. उसी तरीके से अगर मान लेते हैं ऑक्सीजन, क्या है? ऑक्सीजन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2 और 6 आ जाएगा, क्योंकि इसकी एटॉमिक नंबर कितनी होती है? 8 होती है. भाई ये नॉर्मल एलिमेंट है. नॉर्मल एलिमेंट है तो अगर मान लो मैंने इस पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दी तो यहां पे O-2 हो जाएगा. अब कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8 हो जाएगा, जो आपका कैसा है? इनर्ट गैस है. इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन. तो एकदम ध्यान से देखना कि नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट को भी इनर्ट गैस के तरह बनाया जा सकता है, बशर्ते कि कुछ इलेक्ट्रॉन निकालनी पड़ेगी, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐड करनी पड़ेगी, या किसी सिचुएशन पर एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग भी करानी पड़ेगी. ठीक है, वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे. तो यहां पे एक पॉइंट लिख दिया जाए कि नॉर्मल एलिमेंट्स गेट कन्वर्टेड टू इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन. इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन by removing या adding और क्या करा सकते हैं बच्चों? शेयरिंग करा सकते हैं. शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो ये तीनों में से कोई भी एक पार्ट को अप्लाई करके उसको इनर्ट गैस की तरह बना सकते हैं. ठीक है, तो ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है जो आपको नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट पे ध्यान देना होगा. अच्छा, अगर आपसे मैं एक सवाल करूं कि इनमें किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, मेटल, नॉन मेटल या मेटल वाइड, तो जवाब आएगा कि सर इसमें हर एक प्रकार के एलिमेंट्स मौजूद होंगे. मेटल भी होंगे, नॉन मेटल भी होंगे और मेटल वाइड भी होंगे. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पी ब्लॉक जो है ना, पी ब्लॉक में मोस्टली आपके मेटल्स होते हैं. सारे के सारे लगभग एस ब्लॉक एलिमेंट्स को मेटल्स बोला जाता है, जबकि पी ब्लॉक में तीनों हो जाते हैं.
मेटल्स भी हो जाता है यहां पर, है ना। यहां पे आपके पास नॉन मेटल भी होंगे, और यहां पर आपका मेटल वाइड भी होगा। क्या होगा? मेटल वाइड होगा। तो हम कह सकते हैं कि नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है, और मेटल वाइड भी हो सकता है। ठीक है, चलो इसको फटाक से जरा कॉपी करो, उसके बाद फिर हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट की चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है थर्ड एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट को जरा समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। पहले एक तरफ मैं एग्जाम्पल लेके चल लेता हूं स्कैंडियम, और दूसरी तरफ लेके चलता हूं स्कैंडियम +2। ठीक है, फिर एक मैं लेके चलता हूं यहां से क्रोमियम, और एक मैं लेके चलता हूं क्रोमियम +2, और एक मैं लेके चलूंगा यहां पे जिंक, और एक मैं लेके चलूंगा जिंक +2। ठीक है, ये है ग्राउंड कंडीशन, जिसको हम लोग कहते हैं ग्राउंड कंडीशन या ग्राउंड स्टेट की कंडीशन आप कह सकते हैं। इन तीनों के जहां पे कोई भी चार्ज दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि इन सबको आप कह सकते हैं मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, चलिए जरा बात करते हैं यहां पे। अगर स्कैंडियम की बात की जाए तो एटॉमिक नंबर कितनी होती है? 21। इसमें भी कितनी होगी? 21। कॉन्फ़िगरेशन अगर करोगे तो इसका क्या मिलता है? आर्गन 3D1 और 4s2। ठीक है, और यहां पे कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या मिलेगा? आर्गन, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुके हैं ना, तो कौन सा इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा? s वाला। अगर s वाले इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे तो +2 चार्ज आ जाएंगे, तो बच जाएगा यहां पे 3D1 और फिर क्या होगा? 4s0। ठीक है, तो यहां पे अगर आप d ऑर्बिटल्स बनाओगे, इस जगह पे अगर आप d ऑर्बिटल्स बनाते हो, d ऑर्बिटल कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो d ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे? 1। यहां पे भी अगर आप d ऑर्बिटल्स बनाते हो, यहां पर भी अगर आप d ऑर्बिटल्स बनाते हो, तो यहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स कितने मिले? 1 मिले। मतलब स्कैंडियम में d ऑर्बिटल्स में पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं, ग्राउंड स्टेट में भी और मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी। तो ये आपका एक प्रकार का ट्रांजिशन एलिमेंट हो जाएगा। मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट कहना है तो समझ लेना एक चीज कि डी ऑर्बिटल्स पार्शियली फिल्ड होगा। अब पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल चाहे तो ग्राउंड स्टेट में हो सकते हैं या मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में हो सकते हैं। दोनों में हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन दोनों में से किसी एक में भी अगर पार्शियली फिल्ड हो गया तो भी आपका ट्रांजिशन माना जाएगा। ठीक है, अब क्रोमियम वाला केस भी देख लो जरा। 24 एटॉमिक नंबर है और इसका भी एटॉमिक नंबर कितना होता है? 24 होता है। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा यहां पे आर्गन 3d5 और क्या होगा? 4s1। तो आप देख सकते हो d ऑर्बिटल्स बना करके, d ऑर्बिटल्स अगर बनाया जाए तो d में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5। 1 2 3 4 और 5। क्या d ऑर्बिटल्स यहां पे पार्शियली फिल्ड है? बिल्कुल है, मतलब ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। इस वाले केस में अगर कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो भी मिलेगा आर्गन 3d4 और क्या होगा? 4s0। यहां पे अगर आप d ऑर्बिटल्स बनाते हैं, d ऑर्बिटल्स अगर आप यहां पे बनाते हैं तो भी आपका पार्शियली फिल्ड नजर आएगा। मतलब ये भी ग्राउंड स्टेट में भी पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल्स को रख रहा है और मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी पार्शियली फिल्ड को रख रहा है। दोनों में है तो अच्छी बात है, आपका ट्रांजिशन बन जाएगा। लेकिन अगर आप जिंक का केस देखते हैं तो जिंक का एटॉमिक नंबर 30 हो गया। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आर्गन 3d10 और 4s2 आ आएगा। अब d ऑर्बिटल्स को अगर आप यहां पे देखें, d ऑर्बिटल्स को अगर आप देखते हैं तो d ऑर्बिटल्स में 10 इलेक्ट्रॉन है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, मतलब फुल फील्ड मिल गया। ग्राउंड स्टेट में जिंक के पास d ऑर्बिटल्स में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल्स नहीं है। अगर आप मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में चेक करते हैं, इसकी भी एटॉमिक नंबर 30 है। कॉन्फ़िगरेशन यहां पर होगा आर्गन 3d10 और 4s0।
क्योंकि सर 2 इलेक्ट्रॉन आपने यहां से रिमूव कर दिया, तब तो +2 चार्ज आए। अब अगर यहां पे d ऑर्बिटल्स को देखोगे, यहां पे अगर आप d ऑर्बिटल्स को देखोगे तो भी आपको 10 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मतलब ना तो जिंक के d ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड है ग्राउंड स्टेट में और ना ही मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में। मतलब जिंक आपका ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बनेगा। तो कंडीशन ध्यान देना, ट्रांजिशन एलिमेंट तभी कहा जा सकता है जब d ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड हो, चाहे वो ग्राउंड स्टेट पर हो या मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट पर। दोनों में पार्शियली फिल्ड मिल गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दोनों में से किसी एक में भी पार्शियली फिल्ड मिल गया तो भी वो ट्रांजिशन बन जाएगा। लेकिन अगर ना तो ग्राउंड स्टेट में पार्शियली फिल्ड मिला, ना तो मोस्ट कॉमन स्टेट में पार्शियली फिल्ड मिला, मतलब वो ट्रांजिशन नहीं होगा। लेकिन वो डी ब्लॉक्स होंगे। क्या होंगे? डी ब्लॉक्स होंगे। तो एक पॉइंट लिख रहे हैं हम लोग, द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, द डी ब्लॉक एलिमेंट्स on which ultimate shell penultimate shell are partially filled either in ground state, इसको ऊपर में लिख रहा हूं, ठीक है, either in ground state or in most common oxidation state, most common oxidation state, common oxidation state called ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कंडीशन ये होती है, ठीक है। अब जितने भी आपके ट्रांजिशन एलिमेंट है ना, वो सब के सब आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे। लेकिन हर एक डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन हो जाए ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं यहां पे कि सर यहां पे स्कैंडियम डी ब्लॉक भी है, स्कैंडियम आपका डी ब्लॉक भी है और ट्रांजिशन एलिमेंट भी है। टी कहने का मतलब है ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि यहां पे पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स नजर आ रहा है। फिर आप क्रोमियम की बात करते हैं तो यहां पर भी डी ब्लॉक है और साथ में ट्रांजिशन एलिमेंट भी है। क्यों? क्योंकि सर यहां पर भी डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड मिल रहा है। लेकिन अगर जिंक की बात करते हैं तो जिंक डी ब्लॉक तो है लेकिन ट्रांजिशन नहीं है। क्यों? क्योंकि सर यहां पे डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड नहीं है, फुल फिल्ड है, और यहां पर भी डी ऑर्बिटल्स पार्शियली फिल्ड नहीं है, फुल फिल्ड है ना। तो दोनों ही केस में आपके पास पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स नहीं है। दैट मींस ये डी ब्लॉक तो है लेकिन आपका ट्रांजिशन नहीं है। तो आप एक पॉइंट यहां पे लिख सकते हैं कि ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स are D block elements, but all D block elements are not a transition element, ठीक है। अब कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है? जैसे जिंक की बात करते हैं, कैडमियम की बात करते हैं, मरकरी की बात करते हैं और यूयूबी की बात करते हैं। यूयूबी कहने का मतलब 112 एटॉमिक नंबर वाले। ये तीनों जो हैं, चारों ये डी ब्लॉक तो हैं लेकिन आपका ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ठीक है। ये डी ब्लॉक तो है लेकिन ट्रांजिशन नहीं है। क्यों? क्योंकि सर डी ऑर्बिटल्स यहां पे पार्शियली फिल्ड नहीं है तो ट्रांजिशन नहीं होगा। ये क्लियर बात है। अब अगर मैं आपसे टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलूं कितना होगा, टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो याद रखना ये होता है 40। कितना होता है? 40 डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, लेकिन 40 में से ये जो 4 है ये तो डी ब्लॉक है लेकिन ट्रांजिशन नहीं है।
दैट मीन्स टोटल ट्रांजिशन अगर पूछ दिया जाए, टोटल ट्रांजिशन एलिमेंट, टोटल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो वो कितना हो जाएगा 36। क्यों 36? क्योंकि सर 36 प्लस 4 40 हो जाएगा, जो कि डी ब्लॉक होगा। मतलब डी ब्लॉक टोटल 40 थे ना, लेकिन ट्रांजिशन कितना 36। क्यों 36 लिख रहा हूं? क्योंकि ये 4 आपका डी ब्लॉक है लेकिन ट्रांजिशन नहीं है, तो भाई 40 में से इस 4 को माइनस तो करोगे ना, तो ये बात को ध्यान देना। फिर एक पॉइंट और कभी कभार क्वेश्चन पूछता है आपसे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेकर के। इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? तो n-1d 1 से लेकर के 9 तक, 10 मत कर देना क्योंकि 10 होगा तो ट्रांजिशन नहीं होगा, वो सिर्फ डी ब्लॉक होगा, देख सकते हैं यहां पे। और ns 0 से लेकर के 2 तक हो सकता है, 0 से लेकर के 2 तक हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आप जरूर से ध्यान देना। क्लास 12 में आप डी ब्लॉक मेटल्स या ट्रांजिशन एलिमेंट को और डिटेल में पढ़ोगे, इसमें रिएक्शंस भी होंगे, वो सारी चीजें हम लोग क्लास 12 के दौरान डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको फटाक से कॉपी करो, उसके बाद फिर पढ़ेंगे हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट को। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पढ़ना है हम लोग को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है? द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स in which ultimate shell that is n, penultimate shell that is n-1 and anti-penultimate shell that is n-2 are partially filled either in ground state, or in most common oxidation state, ठीक है, ये मोस्टली आपके पास ट्रांजिशन के जैसा ही है, बस फर्क क्या है ना कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में पार्शियली फिल्ड एंटी पेनाल्टीमेट एफ सेल में भी नजर आएगा। तो आप कह सकते हैं कि जितने भी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे वो सब के सब आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे। अब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक को कहते हैं लैंथेनाइट्स और दूसरे को कहते हैं एक्टिनाइट्स। आपने देखे होंगे जो पीरियोडिक टेबल है ना, पीरियोडिक टेबल के सबसे बॉटम साइड में सबसे नीचे में 58 एटॉमिक नंबर से 71 तक और 90 से लेकर के 103 तक 2 एफ ब्लॉक बने होते हैं जिसको आप इनर ट्रांजिशन एलिमेंट मानते हैं। ठीक है, यानी कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट 2 पार्ट में है, एक है लैंथेनाइट्स वाला पार्ट और एक है एक्टिनाइट वाला पार्ट। लैंथेनाइट्स को हम लोग कहते हैं 4f सीरीज। क्या बोलते हैं बच्चों? 4f सीरीज। मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन्स जो होगी ना वो 4f सबसेल पे इंटर करेगा। वहीं पे एक्टिनाइट्स को हम लोग 5f सीरीज के नाम से भी जानते हैं। 5f सीरीज के नाम से भी जानते हैं, क्यों? क्योंकि जब कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो इसके इलेक्ट्रॉन 5f सबसेल में इंटर करेगी। अब दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है आइए जरा बात करते हैं। लैंथेनाइट्स जो होगा वो स्टार्ट होगा सेरियम से लेकर ल्यूटोशियम तक, 58 एटॉमिक नंबर से लेकर के 71 एटॉमिक नंबर तक, जबकि एक्टिनाइट्स जो होंगे वो थोरियम से लॉरेंशियम तक रहेगा, मतलब 90 एटॉमिक नंबर से लेकर के 103 तक। ये पहली बात समझ में आ गई। दूसरी पॉइंट के बारे में बात करें तो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे इंटर करेगा? 4f सबसेल पर, इसीलिए हम लोग इसको 4f सीरीज भी कहते हैं। जबकि यहां पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होंगे वो इंटर करेंगे 5f सबसेल पर, इसीलिए हम लोग इसको 5f सीरीज कहते हैं।
फिर आगे बात किया जाए तो इसके पास मतलब लैंथेनाइड सीरीज में भी आपके 14 एलिमेंट्स है टोटल, सीरियम से लुटोशियम तक, और एक्टिनाइड्स में भी थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक 14 एलिमेंट है। मतलब दोनों में कॉमन बात तो यह है कि यहां पे भी 14 एलिमेंट मिलेगा, यहां पे भी 14 एलिमेंट मिलेगा। क्यों 14 एलिमेंट मिलेंगे? क्योंकि सर f ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन जाते हैं ना, तो यहां पे भी मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो 14 एलिमेंट हो जाएंगे, यहां पे भी मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इसमें भी 14 एलिमेंट्स हो जाएंगे। फिर एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं, तो लैंथेनाइड सीरीज का जो पहला एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ लैंथेनाइड सीरीज, वो है आपका सीरियम। लेकिन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि सर सीरियम से पहले तो लैंथेनम भी रखा जाता है, तो बच्चे सोचते हैं कि लैंथेनम पहला एलिमेंट है इसलिए इसका नाम क्या पड़ रहा है, लैंथेनाइड्स पड़ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। लैंथेनम जो है आपका वो डी ब्लॉक एलिमेंट से, हाँ, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज जो होती है ना वो लैंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट से रिजेंबल करता है। समझ रहे बात को? फिर से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। जो लैंथेनम है आपका, जो सीरियम से पहले रहता है, उसकी प्रॉपर्टीज लैंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट से मैच करती है। लेकिन ध्यान देना, लैंथेनम एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, वो डी ब्लॉक एलिमेंट से, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर बात करोगे तो डी सबसेल पे एंटर करेगा। इसलिए यहां पे एक पॉइंट भी लिख रखा हूं मैं कि द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस सीरीज इज सीरियम, नॉट अ लैंथेनम। लैंथेनम नहीं है, हाँ, लेकिन लैंथेनम की प्रॉपर्टीज इस सीरीज से रिजेंबल करती है, इसलिए हम लोग इसको लैंथेनाइड्स के तरह नाम देते हैं। सिमिलरली यहां पर भी है, अगर आप फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एक्टिनाइड सीरीज बोलते हैं तो वो है आपका थोरियम, एक्टिनम नहीं है, हाँ, लेकिन एक्टिनम की जो प्रॉपर्टीज है वो एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट से रिजेंबल करेगा, इसीलिए हम लोग एक्टिनम को भी थोरियम के पहले लिख देते हैं। कंफ्यूज मत करना, इसका पहला एलिमेंट है थोरियम और इसका पहला एलिमेंट है सीरियम, ठीक है ना। इसके बाद बात किया जाए तो 4f सीरीज या लैंथेनाइड सीरीज के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से सिर्फ एक प्रोमीथियम ही है जो सिंथेटिक भी है और रेडियो एक्टिव नेचर का भी है। रेडियो एक्टिव किसको बोलते हैं? जो ऑटोमेटिक रेडिएशन या एनर्जी को इमिट करने की टेंडेंसी रखता है। तो इसमें आपके सिर्फ प्रोमीथियम के पास रेडियो एक्टिव टेंडेंसी है, जबकि एक्टिनाइड सीरीज के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना वो सब के सब रेडिएशन इमिट कर सकते हैं, मतलब रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। तो यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस भी मैंने लिख रखा है, आप इन सब को फटाफट कॉपी करो, उसके बाद फिर हम लोग पीरियोडिसिटी की टॉपिक की शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। देखो इस चैप्टर को दो पार्ट में रखा गया है, एक था पीरियोडिक टेबल जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया पूरी तरीके से। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है वो है पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। पीरियोडिसिटी क्या है? सिंपल एक प्रकार का ग्रेडेशन है प्रॉपर्टीज का, है ना, रेगुलर ग्रेडेशन है। अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो प्रॉपर्टीज की वेरिएशन कैसी होगी, टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो प्रॉपर्टीज की वेरिएशन कैसी होगी, इसी चीज के बारे में हम लोग इस पोर्शन पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसलिए पॉइंट लिखा गया है यहां पे, द रेगुलर ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम। जब आप पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं या अलोंग द ग्रुप मूव करते हैं या लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, अलोंग द पीरियड मूव करते हैं, तो प्रॉपर्टीज कैसे वेरी कर रही है एलिमेंट की, इसी की चर्चा हम लोग यहां पे करने वाले हैं। अब अगर मान लो आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट, जैसे अगर मान लें पीरियड नंबर 2 एलिमेंट मैं सोच रहा हूं, पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट जैसे लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गए, कार्बन हो गए, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्या होगा, नियोन होगा। तो एक्चुअली आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, तो लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है बच्चों? बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ने का मतलब यह है कि सर इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे होंगे।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर क्या हो रहे होंगे, इंक्रीज हो रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन्स की नंबर ये क्या हो रहे होंगे बच्चों, इंक्रीज कर रहे होंगे, है ना भाई। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। भाई न्यूट्रल केस है तो जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा ना। तो यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इंक्रीज करते हैं। लेकिन अगर बात किया जाए लेफ्ट टू राइट जाने के बाद नंबर ऑफ शेल की, नंबर ऑफ शेल, तो नंबर ऑफ शेल यहां पर क्या रहेगा, सेम रहेगा। भाई क्यों सेम रहेगा, क्योंकि सारे पीरियड 2 के एलिमेंट है ना। तो इसमें भी आपको 2 ही सेल मिलेंगे, इसमें भी आपको 2 ही सेल मिलेगा, इसमें भी आपको 2 ही सेल मिलेगा, इसमें भी 2 सेल मिलेंगे, इसमें भी 2 सेल मिलेगा, इसमें भी 2 सेल मिलेगा, इसमें भी 2 सेल मिलेगा, इसमें भी आपको 2 ही सेल मिलेंगे। तो लेफ्ट टू राइट जब आप मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बढ़ता है, लेकिन नंबर ऑफ शेल क्या रहता है, रिमेन सेम रहता है। वहीं पे अगर आप टॉप टू बॉटम मूव करते हो, टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, जैसे अगर मान लेते हैं मैं ग्रुप नंबर 1 की बात कर लेता हूं। ग्रुप नंबर 1 दैट इज अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स। अब इसमें कौन कौन से आते हैं, तो आपको पता है हाइड्रोजन होता है, लिथियम होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, रुबिडियम होता है, सीजियम होता है और फ्रेंसियम होता है। ठीक है, यानी कि जब आप टॉप टू बॉटम, ये टॉप टू बॉटम की केस है ना बाबू, कौन सी केस है, टॉप टू बॉटम की। पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे लिखा रहेगा ये, लेकिन मैं इधर से लिखा हूं ताकि थोड़ा सा स्पेस कम है हमारे पास, तो वो भी फिट बैठ गया आराम से। अब देखें जरा, हाइड्रोजन के पास अल्टीमेट सेल पर या वैलेंस सेल पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 होते हैं। लिथियम के पास भी 1 ही मिलेगा, सोडियम के पास ही 1 ही मिलेगा, इनफैक्ट फ्रेंसियम के पास भी क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। मतलब जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं ना, टॉप टू बॉटम आते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल, इन वैलेंस सेल ये क्या मिलेगा आपको, सेम मिलेगा। क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। लेकिन वहीं पे अगर आप नंबर ऑफ शेल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, नंबर ऑफ शेल की बात करते हैं, तो ये रेगुलरली इंक्रीज करेंगे। कैसे, ये फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है। ये किस पीरियड का एलिमेंट है, फर्स्ट पीरियड का। ये सेकेंड पीरियड, थर्ड, 4, 5, 6, 7। तो फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट मतलब 1 सेल होगा, सेकेंड पीरियड मतलब 2 सेल होंगे, थर्ड पीरियड मतलब 3 सेल होंगे, फोर्थ पीरियड कहने का मतलब 4 सेल होगा, यहां पे 5, यहां पे 6 और यहां पे क्या होगा, 7 होगा। तो ध्यान देना, जब आप टॉप टू बॉटम आते हो ना, तो वैलेंस सेल पे इलेक्ट्रॉन्स तो सेम रहते हैं, लेकिन नंबर ऑफ सेल ग्रेजुअली इंक्रीज करता है। लेकिन वहीं पे अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रेगुलरली इंक्रीज करते हैं, लेकिन नंबर ऑफ शेल क्या रहता है, सेम रहता है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये पीरियड का केस है, ये ग्रुप का केस है, और दोनों केस एक दूसरे से रिवर्स है। दोनों केस एक दूसरे से कैसा है, रिवर्स है। इसका मतलब क्या है पता है, जो प्रॉपर्टीज लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगी वही प्रॉपर्टीज टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगी। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि लेफ्ट टू राइट जाने के बाद एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, तो टॉप टू बॉटम आने के बाद वही एटॉमिक साइज इंक्रीज करता हुआ नजर आएगा। क्यों ऐसा मैं बोला, क्योंकि दोनों पॉइंट एक दूसरे से क्या है, रिवर्स है। क्लियर बात है, डिटेल में समझेंगे, पहले आप इसको फटाक से कॉपी कर लो। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझना है, जो है स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी के बिना पर हम लोग बहुत सारे प्रॉपर्टीज की जो एक्सप्लेनेशन है वो करेंगे, और साथ साथ जो एक्सेप्शंस की पार्ट आती है उसकी भी एक्सप्लेनेशन यहीं से होगी आपकी। तो पहले इन दोनों इफेक्ट को जरा हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं बच्चों स्क्रीनिंग इफेक्ट की। स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट जरा समझें।
आप जरा मान के चलो कि हमारे पास कोई एक एटम है, ये उस एटम का न्यूक्लियस का पार्ट हो गया, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट सेल, ये हो गया आपके पास सेकेंड सेल, और ये हो गया आपके पास थर्ड सेल। 3 सेल हम लोग मान के चल रहे हैं। फर्स्ट सेल पर हमने दिखाया 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड सेल पर हमने दिखाया है 3 इलेक्ट्रॉन्स समझने के लिए, और आउटर सेल पर हमने दिखाया है 1 इलेक्ट्रॉन। आपको एक बात बखूबी पता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के तरफ इंट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। भाई इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगी ना, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है, ये भी 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 नेगेटिवली चार्ज है, और ये भी नेगेटिवली चार्ज है। और न्यूक्लियस कैसा? पॉजिटिवली चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के तरफ इंट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, और यहां पर भी अट्रैक्शन दिखाई देगा, यहां पर भी आपको अट्रैक्शन मिलेगा, और यहां पर भी आपको अट्रैक्शन मिलेगा, यहां पर भी अट्रैक्शन मिलेगा। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सब न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट करता हुआ नजर आएगा। अट्रैक्शन फोर्स बेसिकली वर्क कर रहा होगा। लेकिन उसी समय इलेक्ट्रॉन और इस वाले इलेक्ट्रॉन, देख रहे हो ना ध्यान से, इनर इलेक्ट्रॉन और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो रहा होगा? रिपल्शन। इनके बीच तो रिपल्शन हो रही होगी, इनके बीच में भी क्या हो रही होगी बच्चों? रिपल्शन हो रही होगी। अब जरा खुद सोच करके देखना, अगर ये रिपल्शन नहीं हो रही होती, अगर ये रिपल्शन नहीं हो रही होती, ये रिपल्शन नहीं हो रही होती, तो जितना खतरनाक तरीके से ये अट्रैक्शन शो करता, क्या रिपल्शन होने से उतना अच्छे से अट्रैक्शन शो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना भाई। आप खुद सोच करके देखो, अगर मान लो ये रिपल्शन नहीं होता तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन अच्छा बनाता, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन की वजह से जितना अच्छे से अट्रैक्शन होना था उतना अच्छे से इस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक, ये जो घटना है, ये जो फेनोमेना है, इसी को हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं या शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। समझ रहे बात को? फिर से सुन लेना एक बात, सारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन सोच रहे होंगे, लेकिन उसी समय बाहरी शेल के इलेक्ट्रॉन पर इनर शेल के इलेक्ट्रॉन के द्वारा रिपल्शन फोर्स लग रहा होगा। मैं लिख देता हूं यहां पर ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये रिपल्शन फोर्स है, ये भी क्या है? रिपल्शन फोर्स है। ये अट्रैक्शन फोर्स है, ये भी अट्रैक्शन है, ये भी अट्रैक्शन है, ये भी अट्रैक्शन है, ये भी अट्रैक्शन है। ठीक है, और ये भी अट्रैक्शन है। सारे अट्रैक्ट हो रहे होंगे, उसी समय इसमें और इसमें क्या हो रहा होगा? रिपल्शन हो रहा होगा। तो रिपल्शन की वजह से क्या आउटर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अच्छा अट्रैक्शन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना, नहीं कर पाएगा ना। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि सर ये रिपेल कर दे रहा है। इसी घटना को, इसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। यहां पे एक पॉइंट में लिख दे रहा हूं, द shielding of outermost electron by inner shell electron outer shell electron that means ये, inner shell electron मतलब ये। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को इनर सेल वाले इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? शील्ड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शील्ड कर रहे हैं। इसलिए मैं लिखा हूं द शील्डिंग ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बाय इनर सेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस, चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। एज अ रिजल्ट attractive force decreases between nucleus and outermost electron.
मोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉल्ड एज शील्डिंग, शील्डिंग भी कहते हैं इसको, या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, आई होप आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट समझ में आ गया होगा। नाउ अब समझते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये क्या है? ठीक है, देखना जरा ध्यान से। अगर मैं आपसे बोलूं ये आपके पास न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस था, तो ये न्यूक्लियस सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा, बिल्कुल खींच रहा होगा। लेकिन जितना ताकत से बाहरी इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहिए था, फिर से सुनना, जितना ताकत से ये न्यूक्लियस बाहरी इलेक्ट्रॉन को खींचना चाह रहा था, क्या इस इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन होने की वजह से उतना अच्छे से खींच पाएगा? नहीं खींच पाएगा, मतलब इसकी पावर कम हो गई। फिर से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। न्यूक्लियस के पास क्षमता है, टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, लेकिन जरा सोच के देखना कि ये न्यूक्लियस क्या आउटर इलेक्ट्रॉन को अच्छे से खींच पाएगा जब आप इनर सेल इलेक्ट्रॉन के द्वारा रिपल्शन महसूस कर रहे होंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएगा ना। तो इसके वजह से यहां पे कुछ पावर कम हो गई, इसी पावर को हम लोग कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, एक पॉइंट मैं लिख रहा हूं, द रिडक्शन ऑफ न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एन atom to attracts the outermost electron towards itself due to shielding effect called effective nuclear charge। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, अच्छा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम लोग Z इफेक्टिव से दिखाते हैं ना, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिनोटेड बाय Z इफेक्टिव, ऐसा। ठीक है, अब Z इफेक्टिव किसके बराबर होगा? अगर मान लेते हैं कि Z इफेक्टिव है तो ये Z माइनस शील्डिंग इफेक्ट के बराबर होगा, जहां पर Z क्या है? Z है बच्चों न्यूक्लियर चार्ज। अच्छा, न्यूक्लियर चार्ज को आप चाहे ना तो एटॉमिक नंबर भी कह सकते हैं, और ये क्या है? दिस इज अ शील्डिंग इफेक्ट। क्या है? शील्डिंग इफेक्ट। अब शील्डिंग इफेक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके लिए हम लोग स्लैटर रूल पढ़ेंगे अभी, लेकिन फिलहाल आप इस बात को समझ लेना अच्छे से। एक बार पूरी बात को फिर से रिकॉल कर देता हूं। सबसे पहले शील्डिंग इफेक्ट देख लो। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर इनर सेल इलेक्ट्रॉन के द्वारा रिपल्शन फोर्स भी लगता है, जिस वजह से जितना अच्छे से न्यूक्लियस के तरफ इंटरेक्ट होने वाला था उतना अच्छे से इंटरेक्ट नहीं हो पाएगा। ये जो आपके पास इनर सेल वाले इलेक्ट्रॉन है ना, इसी के भीड़ भाड़ को हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट के नाम से जानते हैं। फिर अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपसे पूछ दिया जाए तो आप क्या बोलोगे कि ये जो न्यूक्लियस है बच्चों, ये जो आपके पास न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के पास ये टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है।
ठीक, इसको भी खींच सकता है, इसको भी खींच सकता है, इसको भी खींच सकता है, लेकिन जितना ताकत से आउटर इलेक्ट्रॉन को खींचना चाह रहा था, क्या इनर सेल इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन होने की वजह से उतना अच्छे से खींच पाएगा? नहीं खींच पाएगा। भाई मैं इसको खींच रहा हूं ऐसे, लेकिन ये इधर भी खींचा रहा है, तो जितना ताकत से मैं इसको खींचना चाह रहा था उतना ताकत से खींच नहीं पाएगा, तो इसकी पावर क्या हो गई? रिड्यूस हो गई। तो रिड्यूस होने के बाद जो पावर रहा उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोल रहे हैं। सिंपल सा फंडा में। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है आपका वो कैसा होगा? तो ये होगा Z इफेक्टिव इक्वल टू Z माइनस शिल्डिंग इफेक्ट। Z बोले तो न्यूक्लियर चार्ज और इसको हम लोग बोलते हैं शिल्डिंग इफेक्ट। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और समझना, शिल्डिंग पावर हर एक ऑर्बिटल्स का अलग अलग होता है ना। S ऑर्बिटल का शिल्डिंग पावर सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद p ऑर्बिटल, उसके बाद d ऑर्बिटल और उसके बाद f ऑर्बिटल। ठीक है, हम लोग बेसिकली d और f को जो है ना, d और f को पुअर शिल्डिंग इफेक्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पुअर शिल्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, और S और P को जो है ना हम लोग इफेक्टिव शिल्डिंग बोलते हैं, इफेक्टिव शिल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, जरा इसको फटाक से कॉपी करो, उसके बाद जो है हम लोग आगे की ओर चर्चा करते हैं। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है स्लैटर रूल। देखो, अगर आप शिल्डिंग इफेक्ट को कैलकुलेट करना चाहते हैं या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो स्लैटर नाम के साइंटिस्ट के द्वारा एक रूल बनाया गया है, उसी रूल को हम लोग स्लैटर रूल बोलते हैं। कैसे कैलकुलेट करना है जरा ध्यान से सुनना, बारीकी से सुनना। ठीक है, सबसे पहली बात, कुछ रूल हैं जो आपको ध्यान देना है। अगर मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अल्टीमेट शेल दैट इज n, तो उसमें इलेक्ट्रॉन को आपको मल्टीप्लाई कर लेना है 0.35 से। ध्यान से देखते हैं चलना, पहले रूल समझा दे रहा हूं, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल की मदद से सीखेंगे। फिर अगर मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पेनाल्टीमेट शेल दैट इज n-1, तो शिल्डिंग कैसे पता करेंगे आप? इलेक्ट्रॉन को आपको मल्टीप्लाई करना है 0.85 से। ठीक है, फिर अगर मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी पेनाल्टीमेट शेल दैट इज n-2, तो इसको मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ। या फिर एंटी पेनाल्टीमेट के अलावा अगर मान लो हमारे पास n-2 से कोई भी कम ऑर्बिटल हो जाए, जैसे n-3 वाला हो जाए, या n-4 वाला हो जाए, या n-5 वाला हो जाए, कोई भी आ जाए, तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन के साथ 1 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, 3 ही पॉइंट है, समझना और ध्यान से अच्छे से रख लेना माइंड पे। अल्टीमेट शेल के इलेक्ट्रॉन को 0.35 से मल्टीप्लाई करेंगे, पेनाल्टीमेट शेल के इलेक्ट्रॉन को 0.85 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी एंटी पेनाल्टीमेट या उसके अंदर वाले जितने भी सेल हैं उन सब के लिए किससे मल्टीप्लाई होगी? 1 से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, और एक पॉइंट और ध्यान देना जरा, जिस भी इलेक्ट्रॉन का शिल्डिंग इफेक्ट कैलकुलेट करना है या जिस भी इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करना है, तो उस इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं करेंगे और उसके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को भी कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? जरा समझना। मान लेते हैं ये न्यूक्लियस का पार्ट है आपके पास, ये न्यूक्लियस का पार्ट है, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट सेल, ये हो गया आपके पास सेकेंड सेल, और ये हो गया आपके पास थर्ड सेल। ठीक है, मान लेते हैं समझने के लिए कि यहां पर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इस इलेक्ट्रॉन पे शिल्डिंग पता करना है,
और ये कुछ हमारे पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि इस इलेक्ट्रॉन पर आपको शील्डिंग निकालना है, इस इलेक्ट्रॉन पर। तो सबसे पहली बात, इस इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करेंगे शील्डिंग निकालने के लिए, इसके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को भी काउंट नहीं करेंगे। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं जरा आप खुद समझना। मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस की तरफ खिंचा रहा है, दिस इज अट्रैक्शन। ये आपका क्या कर रहा है, यहां से रिपल्शन कर रहा है, और ये भी आपके साथ क्या कर रहा है, तो रिपल्शन कर रहा है। तो ये न्यूक्लियस से अच्छे से इंटरेक्ट नहीं हो पाएगा, किस वजह से, इन दोनों इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन की वजह से। भाई बाहर की रिपल्शन से हमें कोई लेना देना नहीं है, बाहर की रिपल्शन से हमें कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं लेना देना है, क्यों नहीं लेना देना, इसको अच्छे से एग्जांपल समझिए आप। जैसे मान लेते हैं ये कोई एक्टर है, मान लो सलमान खान है, मान लो ये क्या है, सलमान खान है, ठीक है। और जो आप है ना, ये है आप, ये आप है, आम आदमी पार्टी वाला आप नहीं कह रहा, ये तुम हो। अब तुम सलमान खान के पास जाना चाहते हो, तो भाई सलमान खान के पास आप जाना चाहते हो, तो आपको जाने से रोक कौन रहा है, ये रोक रहे हैं, ये थोड़ी रोक रहा है आपको। समझ रहे बात को ना, सुनना बड़ी अच्छे से। ये सलमान खान की तरह सोच लो और ये खुद की तरह सोच लो। आप सलमान खान की तरफ जाना चाहते हैं, तो आपको रोक कौन रहा है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन या अंदर वाले लोग आपको धक्का दे रहे हैं। बाहर वाले आपको क्यों धक्का देंगे, ये तो खुद जाना चाह रहा है सलमान खान के पास। समझ रहे हो ना। तो पहली चीज है कि जब भी शील्डिंग निकालोगे ना, तो आपके बाहर वाले नहीं सोचनी, और आप खुद को भी मत सोचना, क्योंकि मैं खुद को रिपल्शन नहीं करूंगा ना, ये इलेक्ट्रॉन खुद की रिपल्शन नहीं करेगा ना। हाँ, इसके अगल बगल अगर इलेक्ट्रॉन होता, मान लो इलेक्ट्रॉन यहां पर होता, यहां पर होता, तो इसके वजह से रिपल्शन होगी, इसके वजह से भी रिपल्शन होगी, लेकिन खुद की वजह से रिपल्शन नहीं होगी। तो शील्डिंग निकालने के लिए खुद को काउंट नहीं करेंगे, जिसकी शील्डिंग पता करनी है, और उसके बाहर वाले को भी काउंट नहीं करेंगे, हमेशा काउंट होगा उसके अंदर वाले। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिख देता हूं यहां पे, जिस इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट या Z इफेक्टिव निकालना है, उसे कंसीडर नहीं करेंगे, और उसके बाहर वाले को भी कंसीडर नहीं करेंगे, उसके बाहर वाले को भी कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे हमारे पास। जिस इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है, उसको नहीं सोचना, हमेशा उसके अंदर वाले को सोचेंगे या उसके बगल वाले को सोचेंगे, लेकिन उसके बाहर वाले को नहीं सोचेंगे। मतलब ये कंसीडर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसकी नहीं काउंट होगी जिसकी शील्डिंग निकालनी है, और उसके बाहर वाली काउंट नहीं होगी, बाकी सबकी काउंट होगी। ठीक है, इसको फटाक से कॉपी करो, एग्जाम्पल लेंगे, मैटर अच्छे से समझ में आएगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है कैलकुलेट द Z इफेक्टिव फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ। कौन कौन सी एग्जांपल है लेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग यहां पे सोच लेते हैं लेफ्ट टू राइट वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, लेफ्ट टू राइट कॉन्सेप्ट, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट पर आप पीरियड कहते हो। अब लेफ्ट टू राइट में हम लोग ले लेते हैं लिथियम से, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और एक होगा नियोन। ठीक है, अब बारी बारी से हम लोग Z इफेक्टिव सबका कैलकुलेट करेंगे, सबका निकालेंगे।
कैसे निकलेगा ध्यान से देखते रहना बस। सबसे पहले बच्चों बात करते हैं लिथियम के लिए। एटॉमिक नंबर कितना होता है 3। कॉन्फ़िगरेशन अगर आप करते हैं तो क्या मिलेगा 1s2 और 2s1। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर आप देखो आप ध्यान से तो लास्ट इलेक्ट्रॉन तो ये वाला हो गया ना, इसको काउंट नहीं करना है। जिसका शिल्डिंग निकालना है उसकी काउंट नहीं होगी और उसके बाहर वाले भी काउंट नहीं होगी। लेकिन है ये एक n और ये क्या है आपके पास n-1 है ना। दिस इज अल्टीमेट शेल एंड दिस इज पेनाल्टीमेट शेल। तो पहले आप निकालेंगे शिल्डिंग इफेक्ट। बताओ अल्टीमेट शेल पे कितना इलेक्ट्रॉन है 0, n2 क्या होगा 0.35 प्लस पेनाल्टीमेट में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, n2 क्या होगा 0.85। सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा 1.70। और अगर आप यहीं पे Z इफेक्टिव पता करते हैं तो क्या होगा Z माइनस शिल्डिंग इफेक्ट। Z हो गया बच्चों 3 माइनस 1.7, सॉल्व करेंगे तो 1.3 आ जाएगा। इसकी Z इफेक्टिव कितनी मिल गई 1.3 मिल गई। सिमिलरली अगर मान लो बेरिलियम सोचते हैं, एटॉमिक नंबर कितना है 4, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 1s2 होगा और 2s2 होगा। भाई अगर आप सेल बनाओ, ये फर्स्ट सेल सोच लो, ये सेकंड सेल सोच लो। ये हो गया आपके पास 1s2 यानी यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक यहां पे सोच लो एक यहां पे सोच लो। ये हो गया आपके पास 2s2, भाई यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन सोच लो, एक यहां पे और एक यहां पे। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन मान के चल लो कि ये हमारे पास है लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसको काउंट नहीं करेंगे, जिसका शिल्डिंग निकालना है। तो बचा हुआ से आप काउंट करोगे, तो बचा हुआ जो आपके पास है वो क्या है 1s2 और 2s1, ये तो काउंट नहीं हुआ। तो ये हो गया बच्चों n और ये हो गया बच्चों n-1। अब शिल्डिंग निकालेंगे तो अल्टीमेट सेल पे एक इलेक्ट्रॉन है, मल्टीप्लाई होगा 0.35 से, प्लस पेनाल्टीमेट में 2 इलेक्ट्रॉन है, मल्टीप्लाई होगा 0.85 से। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये कितना मिल जाएगा 2.05। और Z इफेक्टिव निकाल लो, तो Z इफेक्टिव कैसे निकालेंगे, एटॉमिक नंबर है 4 और शिल्डिंग इफेक्ट है 0.25। सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 1.95। मतलब ये कितना हो गया तो 1.95 हो गया, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं बोरोन का निकालूं, बोरोन का, तो बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, कॉन्फ़िगरेशन पर 1s2 2s2 और 2p क्या होगा 1। लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा है ये, जिसका शिल्डिंग निकालना है उसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपके पास देखो तो n और ये क्या हो गया बच्चों n-1 हो गया, दैट इज शिल्डिंग इफेक्ट। n पर कितना इलेक्ट्रॉन है 2, मल्टीप्लाई होगा 0.35 से। n-1 पे कितना इलेक्ट्रॉन है 2, मल्टीप्लाई होगा 0.85 से। तो इसको अगर सॉल्व करते हो ना तो ये कितना आ जाएगा 2.4 आ जाएगा, ठीक। और अगर Z इफेक्टिव पता कर लें कैसे निकालते हैं तो Z माइनस शिल्डिंग इफेक्ट दैट इज 5 माइनस 2.4। और अगर इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा, ये निकल करके आ जाएगा बच्चों 2.6। मतलब ये कितना मिल चुका है 2.6 मिल चुका है। उसी तरीके से कार्बन का भी चेक कर लेते हैं, कार्बन का भी चेक कर लेते हैं। तो कार्बन का अगर बात करते हैं एटॉमिक नंबर कितना हो गया 6, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 और 2p क्या होता है 2 होता है। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन को काउंट मत करो, जिसका शिल्डिंग निकालना है, लास्ट वाला काउंट नहीं होगा तो रिजल्ट में क्या दिखेंगे 1s2 2s2 और 2p 1। जैसे इसमें एक काउंट हटा दिए थे वैसे यहां पर भी होगा, ठीक है। अब ये हो गया बच्चों n और ये हो गया बच्चों n-1। अब इसको सिंपल शिल्डिंग निकाल दो, कितना होगा देखें तो यहां पर हो गया 3 इलेक्ट्रॉन, मल्टीप्लाई होगा 0.35 से। यहां पर है हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, मल्टीप्लाई होगा 0.85 से, ठीक है। सॉल्व करते हैं कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 2.75, ठीक है। और Z इफेक्टिव अगर निकालते हो तो कितना आ जाएगा 6 माइनस 2.75 दैट इज
3.25। मतलब इसकी Z इफेक्टिव कितनी हो जाएगी? तो 3.25 हो जाएगी। होगी? जरा इसको फटाक से कॉपी करो। उसके बाद फिर हम लोग बचे हुए एलिमेंट का भी शील्डिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालते हैं। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन का भी देख लेते हैं इसी में। ठीक है, इसी में अगर आप देख लें तो एक है हमारे पास नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p क्या होगा 3। एक इलेक्ट्रॉन इसमें से कम करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन का ही कैलकुलेट करना है और जिसका कैलकुलेट करना है उसको माइनस किया जाता है। तो रिजल्ट एक इलेक्ट्रॉन माइनस करके सोचो, 2s2 और 2p क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये हो गया बच्चों n और ये हो गया बच्चों n-1 होगा। अब निकालेंगे शील्डिंग इफेक्ट। बताओ अल्टीमेट पे कितने इलेक्ट्रॉन है 4, 2 और 2 4, मल्टीप्लाई होगा 0.35 से, प्लस पेनाल्टीमेट में कितने हैं 2, मल्टीप्लाई होगा 0.85 से। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आएगा 3.1। ठीक है, और Z इफेक्टिव निकाल लो। तो Z इफेक्टिव Z माइनस शील्डिंग इफेक्ट, Z कितना है 7 और शील्डिंग इफेक्ट हो गया 3.1। सॉल्व करेंगे तो 3.90 आ जाएगा ये। मतलब नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा तो 3.90 हो जाएगा। फिर उसी तरीके से अगर हम लोग ऑक्सीजन का पता करेंगे, एटॉमिक नंबर 8, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 होगा, 2s2 होगा और 2p क्या हो जाएगा 4। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन का निकालना है तो उसको काउंट मत करो, मतलब एक इलेक्ट्रॉन माइनस करके सोचो 2p3, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन का काउंट नहीं हो रहा है यहां से। तो ये हो गया बच्चों n और ये हो गया बच्चों n-1। अब शील्डिंग इफेक्ट पता करेंगे हम लोग। यहां पे कितने 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 को मल्टीप्लाई कर लो 0.35 से, और अल्टीमेट पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2, मल्टीप्लाई कर लो 0.85 से। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा 3.45। ठीक है, और Z इफेक्टिव पता कर लो तो 8 माइनस 3.45, सॉल्व करेंगे तो आएगा 4.55। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन का कितना मिल चुका है तो 4.55 मिल चुका है। ठीक है, उसी तरीके से अगर फ्लोरीन निकालना हो तो फ्लोरीन का कितना होता है 9। कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा 2p हो जाएगा 5। अब जिस इलेक्ट्रॉन का निकालना है उसको काउंट नहीं करना है, मतलब एक माइनस कर दो, तो 1s2 2s2 और 2p क्या हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। भाई यहां पे कितने तो n, यहां पर कितने तो n-1। ये अल्टीमेट हो गया, ये क्या हो जाएगा पेनाल्टीमेट। अब अगर शील्डिंग इफेक्ट पता करते हैं तो ये 6 इंटू क्या होगा 0.35 और यहां पर क्या होगा 2 इंटू 0.85। अब इसको सिंपल सॉल्व करेंगे तो आएगा 3.80। अब शील्डिंग इफेक्ट के बाद Z इफेक्टिव निकालो। Z कितना है 9, तो 9 माइनस होगा 3.80, सॉल्व करेंगे आएगा 5.20। मतलब ये फ्लोरीन कितना हो गया तो 5.20 हो गया। ठीक है, उसी तरीके से अगर मान लो नियोन पता करना हो, क्या पता करना हो बच्चों नियोन, एटॉमिक नंबर 10, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p6। लास्ट इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करते हैं, जिसकी शील्डिंग निकालनी होती है, तो एक माइनस कर लो, लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां पर होगा, तो 1s2 2s2 और 2p क्या होगा 5 होगा। ये हो गया बच्चों n और ये हो गया बच्चों n-1। शील्डिंग पता करते हैं कितना हो जाएगा, तो 7 इंटू 0.35 प्लस 2 इंटू 0.85, सॉल्व करते हैं तो आएगा 4.15। ठीक है, अब इसको आगे यहां पे बना रहे हैं, तो Z इफेक्टिव बराबर कितना होगा 10 में से माइनस कर दो, 10 माइनस
4.15। सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 5.85। ठीक है, तो नियोन का कितना आ जाएगा 5.85 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग स्लैटर रूल का इस्तेमाल करके सबका जेड इफेक्टिव निकाल लिए। अब एक बात नोटिस करना ध्यान से, देखो तो लिथियम का जेड इफेक्टिव कितना था 1.3। फिर जब आप नियोन तक आए तो लगातार इसकी जेड इफेक्टिव क्या हो रही है, बढ़ रही है। देख रहे हो, इससे बड़ा ये हो गया, इससे बड़ा ये, 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 इससे बड़ा ये। दैट मीन्स रिजल्ट क्या मिला हमारे पास, रिजल्ट ये मिला फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान देना और माइंड में बनाना है इसको। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाने के बाद जेड इफेक्टिव रेगुलरली क्या हो रही है, तो इंक्रीज कर रही है। ठीक है, जरा इसको कॉपी करो, उसके बाद टॉप टू बॉटम को भी लेकर के हम लोग देख लेंगे फटाफट। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो है ना, हम लोग लेफ्ट टू राइट के बाद टॉप टू बॉटम सोचते हैं, टॉप टू बॉटम। अब टॉप टू बॉटम में हम लोग स्लैटर रूल का इस्तेमाल करके जेड इफेक्टिव पता करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे ग्रुप 1 को कंसीडर करते हैं। दिस इज अ अल्कली मेटल, इसी के जैसा बाकी सारे ग्रुप में होंगे। अल्कली मेटल में एक तो हमारे पास लिथियम होता है, एक सोडियम होता है ना, एक पोटेशियम होता है, एक रुबिडियम होता है, एक सीजियम होता है और एक फ्रांसियम होता है। ठीक है, एक हम लोग लिथियम का तो जान चुके हैं, लिथियम का कितना होता है बच्चों 1.3, अभी हम लोग जस्ट निकाले भी हैं। सोडियम का पता कर लो, एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1। लास्ट इलेक्ट्रॉन का चेक करना है तो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ये क्या हो गया n, ये क्या हो गया बच्चों n-1 और ये क्या हो गया तो n-2 हो गया। अब निकालेंगे शील्डिंग इफेक्ट। n पर कितने इलेक्ट्रॉन है 0, तो 0 इंटू 3.5। n-1 पर कितने हैं 8, इंटू हो जाएगा 0.85 और n-2 पर कितने हैं 2, इंटू क्या होगा 1। सॉल्व कर लें, सॉल्व करने से कितना मिल जाएगा, ये आ जाएगा 8.88। और अगर z इफेक्टिव निकालोगे तो 11 में से 8.88 माइनस करेंगे तो ये आएगा 2.2, आएगा 2.2। मतलब सोडियम का कितना मिल जा रहा है तो 2.2 मिल जा रहा है। सिमिलरली अगर मान लो पोटेशियम का पता करते हो, एटॉमिक नंबर 90। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s क्या होगा 1। आपको पता है ये क्या है n, ये क्या है बच्चों n-1, ये क्या है बच्चों n-2 और ये क्या है बच्चों n-3 होगा। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन है ये, तो इसका काउंट नहीं होगी, ये काउंट नहीं करेंगे। अब निकालेंगे शील्डिंग इफेक्ट। तो n पर कितने इलेक्ट्रॉन है 0, तो 0 इंटू 0.35 प्लस n-1 पे कितने इलेक्ट्रॉन है 8 इंटू 0.85 हो गया। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है 8, n-2 वाला है तो 1 हो जाएगा। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो इसमें भी 1 हो जाएगा। भाई n-2 के अंदर जितने भी होंगे ना n-3 n-4 n-5 सबके लिए मल्टीप्लीकेशन किससे होगी तो 1 से होगी। ना ये तो हो गया सर 0, ये सॉल्व करेंगे तो 6.8 आएगा, ये होगा 8 और ये होगा 2। अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 10, तो ये मिल जाएगा 16.8 और z इफेक्टिव अगर निकालते हो तो ये 19 माइनस होगा 16.8। सॉल्व करेंगे तो भी कितना मिल जाएगा 2.2 मिल जाएगा 2.2।
ठीक है, मतलब यहां पर भी आपको Z इफेक्टिव क्या मिलेगा 2.2। सिमिलरली अगर आप यहां भी काउंट करेंगे ना तो 2.2 मिलेगा, यहां पर भी क्या मिलेगा 2.2, इनफैक्ट यहां पर भी क्या मिलेगा आपके पास 2.2। तो आप देखें जब आप टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, तो Z इफेक्टिव आपका रिमेन सेम रह रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है ना, देख लो 2.2 2.2 आपको दो कैलकुलेट भी करके दिखा दिया, बाकी सब में भी कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू वही मिलेगा आपको। तो एक रिजल्ट यहां पे लिख सकते हैं हम लोग, रिजल्ट ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, मूविंग टॉप टू बॉटम Z इफेक्टिव रिमेन सेम, चेंज नहीं होगा टॉप टू बॉटम पर। तो दो रिजल्ट है, लेफ्ट टू राइट वाला और टॉप टू बॉटम वाला। लेफ्ट टू राइट में Z इफेक्टिव इंक्रीज करता है ग्रेजुअली और टॉप टू बॉटम में ये रिमेन सेम रहेगा। ठीक है, फटाक से इसको कॉपी कर लो। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहां पे कुछ और शील्डिंग इफेक्ट निकाल के बताता हूं। ठीक है, जैसे सोडियम की लास्ट इलेक्ट्रॉन की निकालनी है। सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p6 और 3s1, दिस इज n। ये क्या होगा n-1 होगा और ये क्या होगा बच्चों तो n-2 होगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन ये है तो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। ठीक है ना, शील्डिंग इफेक्ट निकालें तो n पर कितने इलेक्ट्रॉन है 0, तो 0 इंटू 0.35 प्लस इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गया 8, किससे मल्टीप्लाई होगा 0.85 से, फिर n-2 वाला आ जाओ, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2, मल्टीप्लाई किससे होगा 1 से, दैट इज सॉल्व करें, ये हो गया 0, ये 6.8 और ये हो जाएगा 2, ये कितना मिल जाएगा 8.8 मिल जाएगा। अब Z इफेक्टिव निकाल लेंगे हम डायरेक्ट। Z इफेक्टिव कितना हो जाएगा तो 11 माइनस 8.8, सॉल्व करेंगे 2.2 मिलेगा। ठीक है, नाइट्रोजन निकाल चुके हैं हम लोग, कितना होता है 7 एटॉमिक नंबर। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 और 2p क्या होता है 3, भाई लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां पे घूम रहा होगा ना, तो जिसका निकालना उसको कंसीडर मत करो, मतलब माइनस कर दो उसको, तो 1s2 2s2 और 2p क्या कर लेंगे 2, जिसका निकालना तो उसको हम लोग कंसीडर नहीं किए। ये हो गया बच्चों n और ये हो गया n-1। अब निकालेंगे शील्डिंग इफेक्ट, ये कितना हो गया 4, तो 4 इंटू 0.35 प्लस ये कितना हो गया 2, तो 2 इंटू 0.87, सॉल्व करें जरा कितना मिल जाएगा 1.4 हो गया ये, और ये हो जाएगा 1.7, सॉल्व करें 3.1, कितना मिला है 3.1। नाउ Z इफेक्टिव पता कर लें आप, Z इफेक्टिव 7 माइनस 3.1, सॉल्व कर लें, ये होगा 9 और ये होगा 3, दैट इज 3.9। तो उसी तरीके से हम लोग जिंक का भी पता कर लेते हैं। अगर जिंक का एटॉमिक नंबर देखें कितना होता है बच्चों 30 होता है, कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s क्या होगा 2 होगा। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन तो यहां पर होंगे ना आखिरी में, तो इसमें एक माइनस कर लो आप, जिसका निकालना है उसको काउंट नहीं करना है, तो ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और यहां पे 4s1। क्यों किया, क्योंकि जिसका शील्डिंग या फिर Z इफेक्टिव निकालना है उसको कंसीडर नहीं करेंगे, तो इसमें से हमें निकालना तो उसको कंसीडर नहीं किया। तो बच्चों ये हो गया आपका n, ये हो गया आपका n-1, ये हो गया आपके पास n-2 और ये हो गया बच्चों आपके पास n-3। ठीक ना, अब आप निकालेंगे शील्डिंग इफेक्ट। पहले n की बात करो, कितना इलेक्ट्रॉन है 1, मल्टीप्लाई होगा 0.35 से, प्लस आगे बढ़ो, इसमें कितना हो 16 और 2 18 इंटू 0.85 प्लस आगे बढ़ो, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 8,
8 इंटू हो जाएगा 1। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो 2 इंटू भी क्या हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करें जरा, इसको अगर सॉल्व करोगे ना तो ये आएगा 25.65। और अगर आप Z इफेक्टिव पता करते हैं तो Z इफेक्टिव Z माइनस शील्डिंग इफेक्ट 30 माइनस 25.65 सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4.35 इस तरीके से, ठीक है। चलिए इसको फटाफट कॉपी करो, 2 और शील्डिंग इफेक्ट हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आयरन, इसका भी पता करो। एटॉमिक नंबर कितना होता है 26, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 होगा, 2s2 होगा, 2p6 होगा, 3s2 होगा, 3p6 होगा, 3d6 होगा और 4s2 होगा। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन का पता करना है तो इसमें से एक माइनस होगा, जिसका निकालना है उसको काउंट नहीं करना है, तो हटा दो उसको। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6 एंड 4s1। ये हो गया आपके पास n, ये हो गया आपके पास n-1, ये हो गया आपके पास n-2 और ये हो गया आपके पास n-3, ठीक है। अब आप निकालेंगे शील्डिंग इफेक्ट। पहले n वाला बात करें तो 1 इंटू 0.35 प्लस n-1 वाला कितना हो जाएगा 14 इंटू 0.85 प्लस n-2 वाला 8 है तो 8 इंटू हो जाएगा 1 प्लस उसके बाद n-3 वाला तो 2 है तो 2 इंटू क्या होगा 1 होगा। ना इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 22.25, ठीक है। और Z इफेक्टिव अगर आप पता कर लोगे तो 26 माइनस क्या होगा 22.25 सॉल्व करेंगे आएगा हमारे पास 3.75, ठीक है। इसी तरीके से आप निकेल का पता कर लो। निकेल कैसे निकालेंगे, एटॉमिक नंबर 28, कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d8 और 4s2। लास्ट इलेक्ट्रॉन का निकालना है, मतलब इससे एक माइनस होगा तो होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d8 और 4s1। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया यहां पर n हो गया, ये हो गया आपके पास n-1, ये हो गया आपके पास n-2 और ये हो गया आपके पास n-3, ठीक है। अब निकालेंगे हम लोग शील्डिंग इफेक्ट। बताओ n पर कितना इलेक्ट्रॉन है 1, तो 1 इंटू 0.35। n-1 पर कितने हो गए 6 और 2 8 हो गया 16 इंटू 0.85। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8 और यहां पर हो गए 2, मतलब होगा 8 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा कितना 23.95। और अगर आप Z इफेक्टिव निकाल लेते हो तो Z कितना हो जाएगा, यहाँ पे Z हो जाएगा 28 माइनस होगा 23.95, यानी सॉल्व करेंगे तो आएगा 4.05, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से सेलेक्टर रूल का इस्तेमाल करके हम लोग शील्डिंग इफेक्ट निकाल सकते हैं और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप माइंड में रखना जिसका इस्तेमाल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले आप शील्डिंग इफेक्ट से, ठीक है। अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है तो साइज भी क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर कहीं शील्डिंग इफेक्ट कम हो गया तो साइज क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। दैट मीन्स शील्डिंग इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बोल सकते हैं, साइज बोल सकते हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे करने वाले हैं।
इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको सोच के चलना है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से, ठीक है, Z इफेक्टिव। तो Z इफेक्टिव बच्चों अगर बढ़ता है तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा, और साइज क्या हो जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा। वहीं पे अगर मान लो Z इफेक्टिव कम होता है तो अट्रैक्शन फोर्स भी क्या होगा, आपका कम होगा, और साइज क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। मतलब मोटा मोटी बात यह है कि Z इफेक्टिव जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज कह लेना। इसका भी इस्तेमाल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे करने वाले हैं। और एक चीज हमेशा याद रखना कि शील्डिंग इफेक्ट जो है ना, ये साइज को इंक्रीज करता है। साइज को क्या करता है, इंक्रीज करता है। वहीं पर Z इफेक्टिव जो है ना, ये साइज को बच्चों डिक्रीज करता है। तो आप देख सकते हो हमने लिखवा दिया है ऑलरेडी से, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट साइज को बढ़ाने का काम करेगा, Z इफेक्टिव साइज को घटाने का काम करेगा। क्लियर बात है। चलो बच्चों, आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर एक नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय विज्ञान। बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो मेरे इस लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड तक तो जरूर से शेयर करें। और नेक्स्ट लेक्चर को मैं जल्द ही लेकर के आ रहा हूं, इसलिए आप बहुत ही तेजी के साथ आज के लेक्चर को कवर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर रहा है। चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू वेरी मच।